जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अपने मॉडर्न हिस्ट्री वाला सीरीज हम लोग का चल रहा था, हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर तक पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर सच में आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और भी लोगों को जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम स्पर्शनम क्लासेस है। दोस्तों, आज अपने जो सीरीज हमारा चल रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोगों ने अपना दो पार्ट, जो सबसे मेजर पार्ट है, वो हमने खत्म कर लिया है। पहला, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोप से कौन कौन से कंट्रीज के लोग आए और उनको अंग्रेजों ने अपने रास्ते से कैसे हटाया अपना भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। फिर दूसरा पार्ट मैंने बनाया आपसे कि भारतीय राजा महाराजाओं को कैसे अंग्रेज अपने रास्ते से किनारे करते हैं, अपने रास्ते से हटाते हैं, उसके बारे में मैंने बनाया। और नियर अबाउट इन दोनों टॉपिक को लेकर के मैंने 5 to 6 वीडियोस आपके अपलोड कर चुका हूं मैं। और जो भी मेरे नए दोस्त हैं, अगर वो चाहें तो जा करके मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है, जा करके प्लेलिस्ट से फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग वो पढ़ सकते हैं। और जहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं वहां से फिर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई मेरे, आज का जो टॉपिक, आज का जो सेशन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का। कैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझते हो, मॉडर्न हिस्ट्री का कैसे आपका बेसिक तैयार हो रहा है, उसका बहुत बड़ा पार्ट आज मैं कवर करने जा रहा हूं कि कैसे अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। आज हम लोग ये समझेंगे। ठीक है भाई मेरे, अंग्रेजों ने भारतीय राजा महाराजाओं को अपने रास्ते से हटा दिया, अंग्रेजों ने यूरोप से आए हुए देश के लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अंग्रेजों ने कितनी बुद्धिमानी से भारत में अपना शासन स्थापित किया, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो उठा लीजिए अपना पेन और कॉपी और बनाते चलिए नोट्स मेरे साथ साथ, और प्रॉपर जरूरत पड़े तो रिवीजन भी करिएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ लिया था, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ लिया था, और मैंने बताया था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया था अंग्रेजों ने, और बंगाल के एरिया में कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व क्रिएट कर लिया था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी होता है, और बैटल ऑफ बक्सर में, जब बैटल ऑफ बक्सर में मुगल साम्राज्य की, यानी कि मुगल एम्पायर की आर्मी लड़ती है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय की आर्मी लड़ती है, और अवध नवाब की आर्मी लड़ती है, अवध के नवाब की आर्मी लड़ती है, जिसे बोलते हैं सिराजुद्दौला की आर्मी लड़ती है, और साथ में मीर कासिम। जब इंडिया के तीन तरफ से ये तीन लोग लड़ते हैं और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है, और इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है और ये लोग हार जाते हैं, तो हेक्टर मुनरो ने क्या कर दिया था बैटल ऑफ बक्सर में, मीर कासिम को मार दिया था। और मीर कासिम को मारने के बाद मैंने बताया था कि बचे हुए जो दो राजा महाराजा हैं, कौन है, मुगल एम्परर यानी कि शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ अंग्रेजों ने बड़े ही चतुराई से एक संधि कर लिया, एक अलायंस कर लिया, और उस अलायंस को हम लोग कहते हैं इलाहाबाद अलायंस। इसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और भाई मेरे, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1765 में हुआ था। अब दो सवाल यहां से बनता है। सबसे पहली बात, इलाहाबाद अलायंस कब हुआ था, 1765 में हुआ था। दूसरा, किसके किसके बीच में हुआ था, तो इलाहाबाद अलायंस भारतीय राजा महाराजा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और भारतीय राजा महाराजा में कौन थे, तो पहले थे शाह आलम सेकंड, यानी कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये क्या थे भाई मेरे, ये थे मुगल बादशाह यानी कि मुगल एम्परर, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे भारत की तरफ से, वो थे सिराजुद्दौला, ठीक है। और ये सिराजुद्दौला कौन थे, ये अवध के नवाब थे। अवध प्रांत पड़ता है ना लखनऊ वाला क्षेत्र, वहां के नवाब थे ये, फैजाबाद जिसे बोलते जनरली
उस क्षेत्र को बोलते हैं, अवध के नवाब बोलते हैं इनको। तो नवाब ऑफ द अवध यानी कि सुवाजुद्दौला। ठीक है भाई, मेरे अंग्रेजी हिंदी वाले दोनों लिख लीजिएगा। और अंग्रेजों की तरफ से था लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव ने बड़े ही चतुराई से इन लोगों के साथ एक समझौता कर लिया। और इन लोगों के साथ समझौता क्या किया, इन लोगों से कहा कि एक काम करो, तुम लोग ले लो मुझसे पेंशन और मुझे कुछ अधिकार दे दो, मुझे कुछ राइट्स दे दो। तो इन लोगों को लॉर्ड क्लाइव ने, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, मुगल बादशाह हैं और ये अवध के नवाब हैं। तो लॉर्ड क्लाइव ने इन लोगों के साथ क्या किया था, एक समझौता कर लिया। और समझौते में क्या किया, समझौते में किया 3 प्रोविंसेस, जो 3 प्रांत थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तब उड़ीसा बोलते थे, अब चलो ठीक है, मैं इस तरह उड़ीसा। इन 3 प्रांतों में इन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया और उस अधिकार को बोलते हैं दीवानी राइट्स, दीवानी का अधिकार। दीवानी का अधिकार। इस अलायंस में इन्होंने, लॉर्ड क्लाइव ने इन राजा महाराजाओं से कहा कि तुम मुझसे कुछ फिक्स्ड अमाउंट ले लो, कुछ पेंशन ले लो और मुझे क्या दे दो, कुछ अधिकार दे दो। और वो अधिकार इनको पहले 3 प्रांत में मिले थे। वो अधिकार था दीवानी राइट्स यानी कि दीवानी का अधिकार। और पहले जो 3 प्रांत मिले थे, बिहार था, बंगाल था और उड़ीसा था। और क्या किया था इन्होंने, इन्होंने किया था 26 लाख रुपए का पेंशन दिया था, पेंशन देकर। ठीक है, तो बाय गिविंग द पेंशन ऑफ 26 lakhs तो बोथ हाफ देम, 26 लाख इनको भी देंगे, 26 लाख इनको भी देंगे पर एनम, प्रति वर्ष। ठीक है, और कौन सा अधिकार लेंगे, दीवानी का अधिकार लेंगे। किस क्षेत्र में लेंगे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। कौन थे भाई साहब इस समझौते में, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। शाह आलम द्वितीय क्या थे, उस समय के मुगल बादशाह थे, और सिराजुद्दौला क्या थे, अवध के नवाब थे। और लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था और इनके बीच में समझौता होता, वो होता है इलाहाबाद अलायंस। और भी बात करते हैं इलाहाबाद अलायंस के बारे में, तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात समझते हैं कि दीवानी का राइट होता क्या है। जो दीवानी का अधिकार होता है भाई मेरे, जिसे दीवानी राइट्स बोलते हैं, दीवानी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 चीज का। इनके पास अधिकार मिल गया था जस्टिस करने का, यानी कि न्याय करने का। ठीक है, और दूसरा रेवेन्यू वसूलने का, यानी कि वहां के लोगों के साथ टैक्स कलेक्ट करेंगे ये, यानी कि राजस्व कलेक्ट करने का। तो दीवानी राइट्स के अंदर 2 अधिकार आते हैं, ये बात समझिएगा भाई मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवानी राइट्स मतलब जस्टिस, यानी कि वहां के लोगों के साथ क्या करेंगे, वो न्याय करने का अधिकार को मिल गया। यानी कि जस्टिस कौन होंगे, अब अंग्रेज होंगे, और वहां टैक्स कौन वसूलेगा, अंग्रेज वसूलेंगे। तो रेवेन्यू राइट्स और जस्टिस राइट, ये दोनों मिलाकर बनता है दीवानी राइट्स। और दीवानी का अधिकार इनको मिला था इस अलायंस के तहत। कहां कहां पर, बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में। ठीक है, क्या करके, बाय गिविंग 26 लाख रुपीस एज अ पेंशन टू देम। अब उद्यम में कौन आ जाएंगे भाई मेरे, कौन, सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। तो इन दोनों को 26 लाख रुपया पेंशन देंगे और 2 अधिकार ले लेंगे, दीवानी का अधिकार, उसमें से जस्टिस और रेवेन्यू, यानी कि जस्टिस यानी न्याय करेंगे यहाँ के लोगों के साथ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के साथ, और
यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलने का भी अधिकार किसके पास हो गया था? अंग्रेजों के पास हो गया था। ठीक है भाई मेरे, अब आगे मूव करते हैं। अभी इलाहाबाद एलायंस खत्म नहीं हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा यार कि हमारे पास दो अधिकार तो मिल गए। कौन सा? एक रेवेन्यू का अधिकार, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, एक जस्टिस का अधिकार। लेकिन क्या इतने से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है? नहीं कंप्लीट होता। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर सपोज कर लो रेवेन्यू यानी टैक्स, चलो ठीक है, टैक्स वसूल रहे हैं। कौन सा वसूल रहे हैं? अंग्रेज वसूल रहे हैं। 3 क्षेत्र में वसूल रहे हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में वसूल रहे हैं। चलो ठीक है। जस्टिस यानी कि न्याय, न्याय करेंगे कौन? गलत सही जो भी न्याय करेंगे अब अंग्रेज करेंगे, बिहार वालों के साथ, बंगाल वालों के साथ और उड़ीसा वालों के साथ। लेकिन अभी भी इन्हें कहीं कमी खल रही थी। कमी ये खल रही थी कि सपोज कर लो ये न्याय तभी करेंगे ना उस व्यक्ति के साथ जब तक कि पुलिस पकड़ करके जेल में डालेगी, फिर कोर्ट में हाजिर करेगी। ठीक है, लाइक सपोज कर लो कि मैंने कोई चोरी किया या मैंने कोई क्राइम किया, तो अगर पुलिस मुझे पकड़ करके जेल में डालेगी ही नहीं तो मैं जज के पास तक कैसे पहुंचूंगा? तो वो हमारे साथ न्याय कैसे कर पाएगा? तो सपोज कर लो अगर कोई दुश्मन रहा हो अंग्रेजों का, ठीक है, उसको अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हो लेकिन नहीं हटा पा रहे हैं मजबूरी में, तो इनके पास अब अधिकार वो नहीं था कि किसी को पकड़ करके जेल में डाल दें। क्योंकि जो फौजदारी का सिस्टम था, जो पुलिस का सिस्टम था, वो अभी भी भारतीय राजा महाराजाओं के पास ही था। यानी कि पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम भारतीय राजा महाराजाओं के पास था। तो इनके पास फौजदारी वाला सिस्टम तो था नहीं, तो केवल न्याय कर पा रहे थे और राजस्व वसूल पा रहे थे और न्याय कर पा रहे थे। तब इन्होंने बहुत बुद्धिमानी से बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल का अंतिम शासक था, उसका नाम था निजामुद्दौला। और निजामुद्दौला भाई मेरे, मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया हूं कि निजामुद्दौला के बारे में, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द बंगाल। और वो किसका बेटा था? मीर जाफर का बेटा था। और मैंने पूरा का पूरा बंगाल के नवाब के लिस्ट का भी बताया था, लिस्ट भी दिया था, और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आ सकते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है, तो इसने बहुत बुद्धिमानी से क्या किया, इसी अलायंस के तहत बंगाल के उस समय नवाब था निजामुद्दौला और जो मीर जाफर का बेटा था, तो इसने क्या किया, निजामुद्दौला को बंगाल के क्षेत्र में, केवल बंगाल के क्षेत्र में, बाकी 3 जगहों पर दीवानी राइट्स था यानी कि जस्टिस और रेवेन्यू सुनने का, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने एक अधिकार और खरीद लिया, और वो अधिकार ये था कि बंगाल के क्षेत्र में बंगाल के नवाब निजामुद्दौला को ₹53 लाख वार्षिक पेंशन देकर फौजदारी यानी कि पुलिस सिस्टम का अधिकार प्राप्त किया। यानी कि दे गिवन द 53 लाख रुपीज एनुअल पेंशन टू निजामुद्दौला एंड गॉट द राइट्स ऑफ द फौजदारी इन द बंगाल रीजन। यानी कि बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, अब देखो 3 जगहों पर तो इनके पास ऑलरेडी 2 अधिकार थे, न्याय करने का अधिकार और रेवेन्यू वसूलने का अधिकार। बंगाल के क्षेत्र में स्पेशली इन्होंने 53 लाख रुपए का पेंशन दे करके और क्या कर लिया, बंगाल के क्षेत्र में फौजदारी का भी अधिकार कर लिया। अब बताओ भाई मेरे, बंगाल के क्षेत्र में क्या इनके पास हो गया? बाकी मैं और क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार और उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ। बंगाल के क्षेत्र में तो ऑलरेडी इन्होंने अधिकार ले लिया था 26-26 लाख रुपए का पेंशन देकर के, रेवेन्यू और जस्टिस का 53 लाख रुपए देकर के बंगाल के क्षेत्र में फौजदारी का भी ले लिया। यानी कि अब बंगाल के लोगों के साथ ये लोग क्या करेंगे, पुलिस सिस्टम भी इनके पास है बंगाल में पूरा का पूरा, बंगाल में रेवेन्यू वसूलने का अधिकार भी इनके पास है, टैक्स कलेक्शन का अधिकार भी इनके पास है, और लोगों के लिए न्याय करने का भी अधिकार अंग्रेजों के पास है। तो भाई मेरे आप बता दो, किसी भी जगह पर एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इससे ज्यादा अधिकार की जरूरत होती है क्या? यही सारे अधिकार तो होते हैं गवर्नमेंट के पास, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश की रहती है। तो बस हो गया खत्म कहानी। अब बंगाल के क्षेत्र में बड़ी चतुराई से इन्होंने अपना प्रशासन स्थापित कर लिया और पहली बार अंग्रेज खुल करके क्या बने, प्रशासक बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने, और उन्होंने अपना पहला प्रशासन स्थापित किया। और 1765 में
बंगाल में पहला शासन स्थापित करते हैं और इसी शासन को हम लोग बोलते हैं डुअल गवर्नेंस सिस्टम। एक डुअल गवर्नेंस सिस्टम अलग है, वो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था, इसे बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट कह सकते हो, गवर्नेंस सिस्टम कहना गलत होगा, डुअल गवर्नमेंट कह सकते हो। क्यों, ध्यान समझना इस बात को। अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये सब नोट कर लो भाई, सब फैक्ट है। 1765 में they established their first government in बंगाल रीजन। तो बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने अपना पहला क्या किया, प्रशासन स्थापित किया 1765 के ईस्वी में। किसने, अंग्रेजों ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मुझे? तो 1765 में किसके अंडर में, लॉर्ड क्लाइव के अंडर में, ठीक है। और सबसे बड़ा श्रेय भारत में प्रशासन शासन स्थापित करने का किसी को जाता है तो जाता है लॉर्ड क्लाइव को। 1765 में क्या करता है, बंगाल के क्षेत्र में ये अपना पहला प्रशासन स्थापित करता है, पहला शासन स्थापित करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास बंगाल के क्षेत्र में दोनों राइट मिल चुके थे, दैट इज दीवानी राइट, यानी कि अब यहां के लोगों के साथ क्या करेगा, वो जस्टिस करेगा यानी कि न्याय करेगा, और यहां के लोगों के साथ क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ये तो अधिकार था ही बंगाल के क्षेत्र में। और फौजदारी भी ले लिया, यानी कि पुलिस सिस्टम, ठीक है, पुलिस सिस्टम का भी अधिकार ले लिया। किस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में। किससे लिया था, निजामुद्दौला से। ये लिया था शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला से लिया था, ठीक है। तो फौजदारी भी मिल गया, दीवानी राइट्स भी मिल गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, क्योंकि दीवानी राइट्स और फौजदारी मिलाकर करके इसने अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया था, इसलिए डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। 1765 में पहला बंगाल में शासन स्थापित हुआ था, और ये बना कौन, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कहलाया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और ये कौन होता है, लॉर्ड क्लाइव। अब भाई मेरे देख लो, बंगाल के क्षेत्र में भारतीय राजा महाराजा तो थे, क्यों नहीं, नवाब का टाइटल अभी भी निजामुद्दौला के पास था, लेकिन शासन कौन चला रहा था, शासन चला रहा था अंग्रेज। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय राजा महाराजा क्या थे, नाम के केवल राजा थे, अधिकार किसके पास थे, अंग्रेजों के पास थे। तो अंग्रेजों को कहा जाता था क्या, कि राइट्स विदाउट ड्यूटी, यानी कि अधिकार है लेकिन कोई कर्तव्य नहीं अपने नागरिकों के प्रति, क्या हो रहा उनके साथ। और भारतीय राजा महाराजा क्या बन गए, भारतीय राजा महाराजा क्या बन गए, भारतीय राजा महाराजा बन गए ड्यूटीज विदाउट राइट्स। उनके पास कर्तव्य ही कर्तव्य है कि भाई अपने प्रजा का सेवा करना है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा अधिकार तो बेच दिए थे अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये कहानी रही भारत में शासन स्थापित करने का। अच्छा, एक बात और समझना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है गवर्नर ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, वायसराय में। ये सारे के सारे पोस्ट अलग अलग टाइम पे क्रिएट किए गए। तो जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊंगा, पहला पोस्ट समझना, पहले पोस्ट को कहा गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मत मार के आना प्लीज। अगर सवाल पूछेगा गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तभी लॉर्ड क्लाइव मानना। अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड क्लाइव मत मानना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना। अब धीरे धीरे मैं समझाते चला जाऊंगा, और लास्ट में मैं एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, वायसराय कौन बने, पहले और लास्ट दोनों का, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अपना क्या कर लिया, शासन स्थापित कर लिया। तो अब अंग्रेजों को क्या चलाना था, भारत को चलाना था। तो भारत को चलाएंगे कैसे, तो चलाएंगे कैसे, एक नियम के तहत चलाएंगे, एक रूल बनेगा, उस रूल के तहत वो लोग क्या करेंगे, आगे अपना शासन प्रणाली चलाते चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते चले जाएंगे। और यही तरीका अपनाया उन्होंने, और इस तरीके में बहुत सारे बदलाव किए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आज संविधान बन गया, 1950 में संविधान जब हमारा तैयार होकर के लागू हो गया था, 49 में बनकर तैयार हो गया था, तो क्या उसके बाद से अभी तक के संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ,
हुआ है भाई, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 सुधार हो चुके हैं, संविधान की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर कोई अंग्रेजों ने कोई कानून ले आया तो क्या बाद में उसमें सुधार नहीं होना है? होना है। तो टाइम टू टाइम इन्होंने अपने बनाए गए कानून में सुधार किया, समय के अनुसार, समय के डिमांड को देखते हुए, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेके आए, अलग अलग संवैधानिक प्रावधान लेके आए, जिसके तहत वो भारत में क्या करेंगे, अपना शासन स्थापित करके भारत के शासन को चलाएंगे। ठीक है, प्रशासन को चलाएंगे। तो कौन कौन से नियम लेके आए भारत के प्रशासन को चलाने के लिए, ये समझना जरूरी है। तो एक बार मैं सारे नाम गिना दे रहा हूं, फिर एक एक करके सारे इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, और ये कब आया था भाई? 1773। हिंदी मीडियम वाले भाई मेरे प्लीज इसको रेगुलेटिंग एक्ट ही बोलेंगे यार, जिसका नाम चेंज नहीं हो रहा है उसको तो लिख सकते हो ना आप हिंदी में। ठीक है। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, इसको भी सेम हिंदी में बोलते हैं, 1784 में आया था। फिर आया इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आया चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम, एक्ट को अधिनियम बोलते हैं, अगर आप रेगुलेटिंग अधिनियम लिख लो इसको कोई दिक्कत नहीं हिंदी मीडियम वाले। पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, और चार्टर अधिनियम इसको बोलते हैं 1793। इसे तो कुछ लोग बोल देते हैं चार्टर अधिनियम फर्स्ट भी बोल देते हैं, लेकिन चार्टर अधिनियम 1793 इस तरह करके रखिएगा। ठीक है। फिर चार्टर एक्ट 1813, हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता था। ठीक है। फिर आया चार्टर अधिनियम 1833, 20 साल ऐड करके चलेगा भाई मेरे, 20 साल और देखो, पहला 1793, 20 साल बाद 1813, फिर 20 साल बाद 1833। फिर आया चार्टर अधिनियम 1853, फिर अगेन देखो 20 साल ऐड कर दो तब 53 वाला आया था। तो 4 चार्टर अधिनियम आए थे, 93 में, 13 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। 4 चार्टर अधिनियम के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, और 1857 क्रांति के बाद, यानी कि सिपाही म्यूटिनी के बाद, अब क्या करते हैं, जो पहले पूरा पूरा इंडिया में पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, अब वो पावर ब्रिटेन गवर्नमेंट यानी जो क्राउन है वो अपने पास ले लेता है। उसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी, अपने पास ले लेता है। तो अब जो भारत में अधिनियम आएंगे वो इंडिया के नाम से आएंगे। कितने बुद्धिमान थे, भारत के लोगों को संतोष दिलाने के लिए, यानी कि उनके मन में सहमति बन पाए भारतीय ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 क्रांति के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा भारतीयों के अंदर रोष आ गया था। तो वो देखो जितने भी अधिनियम लिखाएंगे भारतीयों के नाम से लिखाएंगे। कैसे लिखाएंगे देखो, पहला आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासन अधिनियम 1858। नोट कर लीजिए भाई मेरे इतना, फिर आगे और मूव करते हैं, सारे के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। प्लीज थोड़ा सा बस अपने अंदर पेशेंस रख लीजिए। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। जितने एक्ट आए हैं सब में क्या प्रोविजन है, और जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्जामिनेशन के लिए सारी बातें बताई जाएंगी। 1861। फिर आता है अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो ये दोनों आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद फिर अगेन आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, फिर से इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, और इस बार आता है 1909 के नाम से। ठीक है, और इसे बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बिल, मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और नाम से भारतीय प्रशासन अधिनियम इसको बोलते हैं। अधिनियम 1909। ठीक, फिर आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, एक और आता है, और हिंदी में लिखना फिर से उसी बात को। ये आता है 1919 में आता है, 1919 में आता है। फिर एक और आता है
अच्छा, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर एक लास्ट में आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। और अब देखो कहीं ना कहीं हम लोग आज़ादी के करीब पहुंच जाते हैं, तो ये लास्ट एक्ट था, इसके बाद फिर कोई एक्ट नहीं आता है। तो इतने सारे एक्ट के बारे में हम लोग बातें करेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, और एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई मेरे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए भाई मेरे, तो आगे मूव करते हैं और पहला एक्ट पढ़ते हैं हम लोग अपना। और पहला एक्ट हमारा क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या हुआ था कि भारत में प्रशासन जो स्थापित किया गया था वो था 1765 में स्थापित किया गया था। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। अब एक्ट लाया गया और बताया गया कि हम भारत में कैसे शासन स्थापित करने वाले हैं और भारत में हमारी प्रशासन प्रणाली कैसे रहने वाली है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहने वाला है। अब ये बात बता रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, तो इन्होंने लेके आया सबसे पहले जो एक्ट लेके आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक, इसे बोलते हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। हिंदी मीडियम में रेगुलेटिंग अधिनियम को समझने से पहले मैंने बताया था ना कि पोस्ट के बारे में बात किया था। मैं कहता है गवर्नर ऑफ बंगाल पूछे तो अलग आंसर होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे तो अलग आंसर होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो अलग आंसर होगा, और वायसराय के बारे में पूछे तो अलग आंसर होगा। और जनरली क्या क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बताओ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बताओ, या लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बताओ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बताओ। तो अब धीरे धीरे करके आप समझ पाओगे। समझ में आया कि नहीं है? तो पहले मैंने बता दिया था आपको गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में, और अभी मैं चर्चा उसके बारे में कंप्लीटली नहीं कर रहा हूँ। मैं पोस्ट कब कब कौन कौन से पोस्ट क्रिएट हुए वो थोड़ा समझाते चल रहा हूँ, और धीरे धीरे एक फाइनल में बना दूंगा, आपका चार्ट बना दूंगा, और वो चार्ट समझ लीजिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत क्या किया गया कि अ गवर्नमेंट was established in India, ठीक है, अंडर, समझिएगा, देखिएगा अंडर। अब एक पोस्ट और आता है, पिछली बार पोस्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब पोस्ट आता है, इसको बोलते हैं या तो सिर्फ गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जनरल जरूर लगाना भाई मेरे। अंडर गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विथ 4 मेंबर, यानी कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल के साथ कितने मेंबर आएंगे? 4 मेंबर आएंगे भारत में सरकार को चलाने के लिए। यानी कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और साथ में 4 मेंबर होंगे। अब देखो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट जो था वो खत्म हो चुका था, ठीक है। अब जो पोस्ट क्रिएट किया गया वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया, या सिर्फ गवर्नर जनरल, इंडिया मत लगाना, सिर्फ गवर्नर जनरल लगाना, ठीक है। तो या तो सिर्फ गवर्नर जनरल बोलना या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बोलना, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट मिला करके और 4 मेंबर साथ में मिल करके क्या करेंगे? एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे इंडिया में। किस किस प्रेसिडेंसी में? 3 प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसी थे, यहाँ तीनों जगहों पर अब भारत में अधिकार यानी रूल एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसके पास होगा? ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास होगा। यानी कि इन 3 प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट करने का अधिकार किसके पास? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। और ये जो 4 मेंबर थे इनका नाम याद रखना। पहला था फिलिप फ्रांसिस,
फिलिप फ्रांसिस। दूसरा नाम था वारवेल। तीसरा नाम था क्लेवरिन। और चौथा नाम था मॉनसून। तो फिलिप फ्रांसिस, वारवेल, क्लेवरिन और मॉनसन, ये 4 लोग मेंबर असिस्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और भाई मेरे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है वारेन हेस्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया? वारेन हेस्टिंग। तो ये ध्यान दे लेना, यहां मैं लिख रहा हूं, पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है और ये रेगुलेटिंग एक्ट का पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी कि भारत में सरकार चलाने का काम इन लोगों का होगा। चलो आगे मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट वाइज established in 1774 और किस अधिनियम में डिसाइड किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम में, रेगुलेटिंग अधिनियम में स्टैब्लिश किया गया था। और ये सवाल पूछ लेता कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 1774 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश किया गया था वो किसके चेयरमैनशिप में स्टैब्लिश किया गया था? तो सर अंडर द चेयरमैनशिप सर एलिजा ये रही बात रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। नोट कर लीजिए, आगे मूव करते हैं। ठीक है भाई मेरे, तो ये रही बात रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब आगे मूव करते हैं अगला एक्ट, जहां सवाल बन सकते हैं। अच्छा एक चीज और, कहां पर स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था 1774 में। कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, जो कोलकाता बोला जाता था पहले, वहां पर स्टैब्लिश किया गया था सर एलिजा इन्फे के चेयरमैनशिप में। अगला एक्ट हमारा जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। और यही सवाल पूछता है आपसे, पिट्स इंडिया अधिनियम बोलते हैं, 1784 में आया था। में आया था। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने बोला था आपसे कि अगर सवाल पूछे कि डुअल गवर्नमेंट, मैंने बताया ना फौजदारी और दीवानी वाला, उसी के तहत लॉर्ड क्लाइव ने पहला भारत में शासन स्थापित किया था 1765 में। था तो डुअल गवर्नमेंट बोल सकते हो आप उसको। इसको बोलोगे कि इसी के तहत लाया गया था डुअल गवर्नेंस सिस्टम, दोहरी शासन प्रणाली। ठीक है, एक डायरची अलग है, डायरची इसको मत ऐड करना, इसको डुअल गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं, दोहरा शासन प्रणाली बोलते हैं इसको। और ये किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट कब से कब तक चलता है? 1784 से चलता है, यानी कि ये आया रहता है। और अब यही रूल, थोड़े बहुत बीच में रिफॉर्म होते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है 1784 से लेकर के 1858 तक चेंज नहीं होता है इसमें, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन में। इसी तरीके से क्या चलता है, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था चलता है अंग्रेजों का। और डुअल गवर्नेंस सिस्टम क्यों लाया गया था? क्योंकि डुअल गवर्नेंस सिस्टम इसलिए लाया गया था क्योंकि इंडिया में सारा का सारा पावर किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कोई इन्वॉल्वमेंट
ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि वहाँ के राजा महाराजा का भारतीय शासन व्यवस्था में नहीं था। तो ऐसा तो छोड़ने वाले थे नहीं भारतीय वहाँ के राजा, ब्रिटेन के राजा। तो भारत में डिसिप्लिन लाने के लिए किसके अंदर, कंपनीज के अंदर, क्योंकि भाई उनका भी अगर मेंबर रहेगा तो कंपनीज क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रही है इंडिया में, वो सारी बातें वो भी समझ सकेंगे। इसीलिए इन्होंने एक रिफॉर्म कर दिया और उन्होंने काम को बांट दिया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कुछ और होगा और कुछ काम ऐसे होंगे जो ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे, यानी कि वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे भाई मेरे क्राउन की। तो इन्होंने क्या कर दिया, दो पार्ट में पूरे के पूरे सिस्टम को बांट दिया। इसलिए डुअल गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं, दोहरी शासन प्रणाली बोलते हैं। इन्होंने बांट दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का हेड होगा, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करेगा इस वाले सिस्टम को ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन मैनेज करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैनेज करेंगे 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 वहां के सांसद, कहां के, ब्रिटेन के सांसद। अब ये 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नियुक्त किए जाएंगे, क्राउन नियुक्त करेगा, और ये 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट को करेंगे कंट्रोल, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाले डिपार्टमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन कौन से काम आ रहे थे, 2 काम आ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी 2 काम, ट्रेड, यानी भारत में व्यापार का काम देखने का काम किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है, और ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, यानी व्यापार और वाणिज्य, तक्षण वाला कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, सब काम इसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये देखेगा भाई मेरे 2 बड़े काम, पॉलिटिकल काम, राजनैतिक काम। भारत में राजनीतिक काम देखने का अधिकार 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। तो प्रशासन और राजनीतिक काम 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे, और ट्रेड एंड कॉमर्स कौन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। वाणिज्य और व्यापार और प्रशासन और राजनीतिक काम 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आएगा। और इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल गवर्नेंस सिस्टम का प्रावधान, दोहरी शासन प्रणाली का प्रावधान। दोहरी शासन प्रणाली, फिर से मैं बोल रहा हूं भाई मेरे, वो लाया गया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट के थ्रू, और ये वैलिड कब से कब रहा, 1784 से लेकर के 1858 तक रहा, ठीक है। और क्यों लाया गया था, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या लाया जा सके, डिसिप्लिन लाया जा सके। ऐसा ना हो कि कंपनी अपनी मनमानी करती चली जाए और ब्रिटेन गवर्नमेंट को पता ही ना रहे, ठीक है भाई मेरे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कि अब चार्टर एक्ट 1 आएगा, चार्टर एक्ट 2 आएगा, चार्टर एक्ट 3 आएगा, यानी कि चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, और उसके तहत क्या क्या बातें लाई थी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने बचे हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग का बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, कॉन्टिन्यूस वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। वो रीज़न ये था, मेरे कुछ एग्जामिनेशंस थे जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन आगे से मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे और आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। अगर सच में मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने और भी दोस्तों को बताएं, और भी दोस्तों को आप क्या कहते हैं बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लेक्चर फ्रॉम द बेसिक टू द लास्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सच में मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।